नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका IAS PCS स्टडी विद डिवोशनल चैनल पर। मेंस की सीरीज में आज हम आपके लिए लेके आए हैं GS3 का एक टॉपिक, इश्यूज रिलेटिंग टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स IPR। इससे पहले हम इस टॉपिक को एलिब्रेट करें, हम आपके लिए लेके आए हैं एथिक्स का एक एग्जाम्पल जिसके कोट्स को ऐसे के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। महात्मा गांधीज कंसेप्ट ऑफ 7 सिंस। एक्चुअली ये 7 सोशल सिंस थे जो कि गांधी जी के द्वारा उनकी वीकली न्यूज़पेपर यंग इंडिया में 1925 में पब्लिश किया गया था। फर्स्ट है पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल्स। गांधी जी कहते हैं जब पॉलिटिशियन ट्रुथ की परस्यूट को छोड़ देते हैं तो उनका नाश होना निश्चित है। एक्चुअली पॉलिटिक्स और एथिकल प्रिंसिपल्स मस्ट गो हैंड इन हैंड, एक साथ चलना चाहिए। नेक्स्ट है वेल्थ विदाउट वर्क। गांधी जी का ये आइडिया जो एंशियंट इंडियन प्रैक्टिसेस थी जमींदारी की, वहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। जो पुअर हैं वो खेतों में काम करते हैं बट उनका प्रॉफिट रिच के पास चला जाता है, और इस तरह के सिन को तभी प्रिवेंट किया जा सकता है जब रूल्स और रेगुलेशन की रिस्पेक्ट करते हुए मोरल वैल्यू और एथिकल प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे। थर्ड है प्लीजर विदाउट कॉन्शियंस। इस इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ने सोसाइटी को मटेरियलिस्टिक बना दिया है और लोग बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड और सेल्फिश हो गए हैं। बट इस तरह का जो प्लीजर है ना, बहुत ही शॉर्ट टर्म मोमेंट्री प्लीजर होता है, और इस सिन से ओवरकम करने के लिए हर एक लेवल पे इंटीग्रिटी थेरेपी की ज़रूरत है। गांधी जी कहते हैं प्लीजर हमारे अंदर से आना चाहिए, हमारी सोल से आना चाहिए, और हमारा एक्साइटमेंट किसी नीडी की सर्विस के लिए होना चाहिए। फोर्थ है नॉलेज विदाउट कैरेक्टर। गांधी जी कहते हैं नॉलेज विदाउट वैल्यूज यूजलेस है एंड वैल्यूज विदाउट नॉलेज इज़ टू यूजलेस। हमारा जो आज का एजुकेशन सिस्टम है ना, वो मोस्टली रिजल्ट ओरिएंटेड होता जा रहा है बजाय वैल्यू बेस्ड एजुकेशन के। हमारे एजुकेशन सिस्टम को नॉलेज के साथ साथ में वैल्यूज़ को भी प्रमोट करने की ज़रूरत है। इसीलिए कहा गया है जितनी इम्पोर्टेंट हम एजुकेशन को देते हैं उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस हमें संस्कारों को देनी चाहिए। फिफ्थ है कॉमर्स विदाउट मोरालिटी। इसको बिजनेस एथिक्स या एथिक्स ऑफ मैनेजमेंट भी कहा जाता है, और किसी कंट्री की प्रोग्रेस तभी हो सकती है जब वहाँ का बिजनेस मोरालिटी को फॉलो करे। दैट इज़ कॉल्ड एथिकल कैपिटलिज्म। नेक्स्ट है साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी। कहते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी को वहीं यूज़ करना चाहिए जहाँ इसकी ज़रूरत हो, जो कि ह्यूमन बर्डन को कम करे, ना कि ह्यूमन को ही रिप्लेस कर दे। एंड लास्ट है वर्शिप विदाउट सेक्रीफाइस। यहाँ पे सेक्रीफाइस का मतलब है हमारे अंदर जो स्टीरियोटाइप है, प्रीजुडिसेस है, उसको सेक्रीफाइस करना। किसी इंडिविजुअल के लिए, किसी कम्युनिटी के लिए जो हमारा रॉन्ग माइंडसेट है उसको सेक्रीफाइस करना, तभी हमारी वर्शिप सेक्रेट हो सकती है, पवित्र हो सकती है। इसीलिए कहा गया है मानव सेवा माधव सेवा। अगर हम ह्यूमैनिटी की हेल्प करते हैं तो हम इनडायरेक्टली भगवान की वर्शिप करते हैं। अब हम अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। इश्यूज रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स IPR। किसी पर्सन को उसके माइंड के, इन्वेंशन के, लिटरेरी या आर्टिस्टिक वर्क के लिए, सैम्बल्स के लिए, नेम्स के लिए या इमेज के लिए जिसको कॉमर्स में यूज़ किया जा सकता है, उसके क्रिएशन के लिए जो अधिकार दिए जाते हैं वो IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कहलाते हैं। इन राइट्स को यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के आर्टिकल 27 के तहत आउटलाइन किया गया है। पेरिस में कन्वेंशन हुआ था फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। IPR की इम्पोर्टेंस को सबसे पहले 1883 में प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के पेरिस कन्वेंशन में रिकॉग्नाइज किया गया था, एंड आफ्टर दैट 1886 में बर्न कन्वेंशन हुआ था फॉर प्रोटेक्शन ऑफ लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क्स। ये दोनों ही ट्रीटीज एडमिनिस्ट्रेट की गई थी WIPO के द्वारा, जिसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक तरह से किसी इंडिविजुअल के माइंड का क्रिएशन है जिसकी कुछ न कुछ मोरल और कॉमर्शियल वैल्यू होती है, और IPR उस ऑथर को उसके क्रिएशन के ऊपर एक्सक्लूसिव राइट प्रोवाइड करती है। IPR के अगर टाइप को देखें, पेटेंट है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, डिजाइन है, डेटाबेस है, ट्रेड सीक्रेट है। फर्स्ट है पेटेंट। जब किसी प्रॉब्लम के नए टेक्निकल सोल्यूशन के रूप में किसी प्रोडक्ट का या प्रोसेस का इन्वेंशन होता है तो उसे एक एक्सक्लूसिव राइट दिया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड पेटेंट। ये इन्वेंशन कुछ भी हो सकता है, डिवाइस हो सकती है, स्ट्रक्चर हो सकता है, प्रोसेस हो सकती है, कोई मशीनरी हो सकती है। लाइक आईफोन डिज़ाइन का एक पेटेंट है स्वाइप फीचर। नेक्स्ट है कॉपीराइट। ये एक तरह से लीगल टर्म होता है राइट्स को डिस्क्राइब करने के लिए, जो कि क्रिएटर को उसके वर्क्स के लिए दिया जाता है। ये एक तरह से ऑथरशिप के वर्क्स को प्रोटेक्ट करता है, लाइक बुक्स है, मूवीज़ हैं, ड्राइंग्स हैं। नेक्स्ट है ट्रेडमार्क। ये किसी ब्रांड के लिए, स्लोगन के लिए, लोगो के लिए, डिज़ाइन के लिए उसके सोर्स आइडेंटिफिकेशन को प्रोटेक्ट करता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है एप्पल सेलफोन के लिए। नेक्स्ट है ट्रेड सीक्रेट। ये वैल्यूएबल सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करती है, ऐसे आइडियाज़ दैट मस्ट बी केप्ट कॉन्फिडेंशियल। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कोक फार्मूला। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल डिज़ाइन। ये किसी आर्टिकल के
ऑर्नामेंटल एस्पेक्ट को कंस्टिट्यूट करता है। लाइक न्यू शेप है, कन्फिग्रेशन है, सरफेस पैटर्न है, ऑर्नामेंटेशन है, कंपोजिशन है, कलर का या लाइन का। GI जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ऐसे प्रोडक्ट दैट हैव ए स्पेसिफिक जियोग्राफिक ओरिजिन और उस ओरिजिन की वजह से इसमें समहाउ कुछ स्पेशल क्वालिटीज होती हैं, उनको साइन प्रोवाइड करता है। आखिर आज के सिनारियो में IPR की नीड क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है? ये एक तरह से इनोवेशन को, क्रिएटिविटी को फॉस्टर करता है। ये किसी इन्वेंशन के उसके फुल बेनिफिट्स को अचीव करने में हेल्प करता है और रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करता है। इससे कई सारी नई टेक्नोलॉजी क्रिएट होने से न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। ये एक तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ को, कम्पिटिटिवनेस को बढ़ाता है। FDI के फॉर्म में, जॉइंट वेंचर के फॉर्म में, लाइसेंसिंग के फॉर्म में TOT ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी को प्रमोट करता है। ये एक तरह से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इंश्योर करता है। IPR एक तरह से सोर्स ऑफ लिटिगेशन भी है। IPR का प्रोटेक्शन किसी भी कंट्री के फाइनेंशियल पॉलिसी का बहुत ही एसेंशियल कंपोनेंट होता है और किसी कंट्री के द्वारा ऐसा प्रोटेक्शन ही वहाँ पे रिसर्च को, क्रिएटिविटी को, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन को स्टिमुलेट कर सकता है। और ये तभी पॉसिबल है जब कंपनीज़ को, इन्वेंटर्स को उनके क्रिएटिव एफर्ट्स के लिए बेनिफिट्स को गेन करने का फ्रीडम दिया जाए। IPR के बेनिफिट्स देख लेते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट है ये प्लेगियरिज्म को प्रिवेंट करता है। लाइक कोई किसी के क्रिएशन की चोरी नहीं कर सकता। ये फंडिंग एजेंसी के ऑब्लिगेशन को फुलफिल करती है। ये एक तरह से इनकम जनरेशन स्ट्रेटजी को सपोर्ट करती है और ये किसी अदर फाइनेंशियल गेन के मिसयूज़ को रोकती है। अब हम IPR को इंडिया के रिस्पेक्ट में देख लेते हैं। इंडिया WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है और ट्रिप्स एग्रीमेंट, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पर जो एग्रीमेंट है उसके लिए कमिटेड है। इंडिया WIPO द्वारा जो भी एडमिनिस्ट्रेड इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हैं उनका मेंबर है। इंडिया की नेशनल IPR पॉलिसी को इनैक्ट किया गया था 2016 में, जिसकी टैगलाइन थी क्रिएटिव इंडिया, इनोवेटिव इंडिया। एक तरह से इंडिया में IPR रिलेटेड इश्यू को ओवरव्यू करने के लिए एक नोडल डिपार्टमेंट है DPIIT, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल ट्रेड। जो भी नेशनल IPR पॉलिसी है उसके ऑब्जेक्टिव्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक सिंगल रेफरेंस पॉइंट है CIPAM, सेल फॉर IPR प्रमोशन एंड मैनेजमेंट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिया गवर्न होती है ऑफिस ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ पैटेंट्स, डिजाइंस एंड ट्रेड मार्क्स के द्वारा, जो कि लोकेटेड है मुंबई में। जो हमारा नेशनल IPR पॉलिसी 2016 है एक विजन डॉक्यूमेंट है जो इंडिया में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए रोड मैप तैयार करता है और जो इंडिया में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के कई सारे फॉर्म्स हैं उनमें सिनर्जी को क्रिएट करता है और जो भी इससे रिलेटेड ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको इंडियन सिनारियो में अडॉप्ट करने का, इनकॉर्पोरेट करने का प्रयास करता है। हमारी जो IPR पॉलिसी है उसके मेन ऑब्जेक्टिव हैं IPR अवेयरनेस, आउटरीच एंड प्रमोशन। IPR के जो भी इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल बेनिफिट्स हैं उनके बारे में सोसाइटी के हर एक सेक्शन को और उनमें अवेयरनेस को इम्प्रूव करना। जनरेशन ऑफ IPR के जनरेशन को स्टिमुलेट करना। लीगल एंड लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क, हमारे कंट्री में जो भी IPR लॉज हैं वो स्ट्रॉन्ग और इफेक्टिव होने चाहिए सो दैट पब्लिक इंटरेस्ट और राइट्स ओनर का इंटरेस्ट के बीच में बैलेंस बना रहे। एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, इसे मॉडर्नाइज और स्ट्रेंथन करने के लिए कमर्शियलाइजेशन के थ्रू IPR की प्रॉपर वैल्यू को गेन करना। तो स्ट्रेंथन इन्फोर्समेंट एंड एडजुडिकेशन सो दैट जो भी IPR इन्फ्रिंजमेंट है उनको कॉम्बैट किया जा सके। ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट, IPR में टीचिंग के लिए, ट्रेनिंग के लिए, रिसर्च के लिए, स्किल बिल्डिंग के लिए जो भी ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, कैपेसिटी है, उसको स्ट्रेंथन और एक्सपेंड करने के लिए हमारी इस नई IPR पॉलिसी ने बहुत सारे अचीवमेंट गेन किए हैं। WIPO के द्वारा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया के रैंक में काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। 2015 में जो रैंक 81 हुआ करती थी 2021 में 46 तक डिक्रीज हो चुकी है। IP प्रोडक्शन एंड प्रमोशन से रिलेटेड जो भी इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है उसमें लगातार स्ट्रेंथन देखने को मिला है। गवर्नमेंट के द्वारा टेक्निकल मैन पावर में ऑगमेंटेशन की वजह से IP एप्लीकेशन की पेंडेंसी में काफ़ी डिक्रीमेंट देखने को मिला है। जो भी ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिकली जनरेटेड पेटेंट हैं, उनको ऑटोमेटिक तरीके से इश्यू करने के लिए कदम उठाए गए हैं। पेटेंट एंड ट्रेडमार्क फिलिंग में लगातार इंक्रीज देखने को मिला है। इंडस्ट्री के लिए, पॉलिसी के लिए, कस्टम के लिए, जुडिशरी के लिए, सैटेलाइट कम्युनिकेशन के थ्रू, इवन रूरल स्कूल्स में बहुत सारे IPR अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए गए हैं। डिफरेंट स्टेट्स में WIPO के साथ मिल करके टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन सपोर्ट सेंटर ओपन किए गए हैं। IPR का जो कंटेंट है ना उसे NCERT के करिकुलम में इंक्लूड किया गया है। ऐसे पुलिस ऑफिशियल्स जो IP क्राइम्स में, ट्रेडमार्क काउंटरफिटिंग में और कॉपीराइट पायरेसी में डील करते हैं उनको असिस्ट करने के लिए IPR इन्फोर्समेंट टूल किट बनाई गई है। इस पूरी प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने के लिए IP प्रोसेस री इंजीनियरिंग पेटेंट रूल्स 2003 को अमेंड किया गया है। लेकिन फिर भी इंडिया के IPR रिजाइम में
कुछ इश्यूज देखने को मिलते हैं। एक तरह से इंडियन पेटेंट एक्ट का जो सेक्शन 3D है ना, वो फार्मा कंपनीज के लिए IPR फाइल करने के लिए एज ए डिटरेंट काम करता है। कई बार जो भी फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए कंपलसरी लाइसेंसिंग प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। कई सारे MNCs डेटा एक्सक्लूसिविटी ला की डिमांड कर रहे हैं। एक तरह से कॉपीराइट एक्ट का वीक इन्फोर्समेंट देखने को मिलता है, क्योंकि कई सारे पायरेसी के केस सुनने को मिलते हैं। कई बार IPR के वायलेशंस देखने को मिलते हैं। और एक मेजर पॉइंट है, US की ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव की प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में इंडिया अभी भी बना हुआ है। जो हमारा सदियों पुराना ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको सेफगार्ड करने में प्रॉब्लम आती है। जो भी IPR डिस्प्यूट सेटलमेंट होते हैं उनमें जुडिशियल डिले देखने को मिलता है। जो भी IP इंटेंसिव प्रोडक्ट हैं उसमें इंडिया हाई कस्टम ड्यूटी चार्ज करता है। IPR के अवेयरनेस की कमी है। पब्लिक में अवेयरनेस को फैलाने के लिए गवर्नमेंट ने एक मैस्कट लॉन्च किया था, IP नानी। ये एक टेक सेवी ग्रैंड मदर है जो अपने ग्रैंडसन छोटू और आदित्य की हेल्प से IP क्राइम को डील करने वाली एजेंसीज की और गवर्नमेंट की हेल्प करती है। इसके वे फॉरवर्ड को देख लेते हैं। अगर हमें स्कूल्स में इनोवेशन के इन्वायरमेंट को प्रमोट करना है तो हमें एकेडमिक कैरिकुलम को रिबूट करने की ज़रूरत है। जो भी IPR रिलेटेड इश्यूज हैं उनके लिए प्रॉपर रिजोल्यूशन मैकेनिज्म होना चाहिए। एक एफिशिएंट और इक्विटेबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सिस्टम होना चाहिए। हमारे इंडिया के जो फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं लाइक मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ये तभी सक्सेसफुल हो सकते हैं जब इनोवेशन इकोसिस्टम को एक बेटर IPR सेफगार्डिंग के साथ बूस्ट किया जाए। हमारी गवर्नमेंट जिस तरह से नेशनल IPR पॉलिसी को IP अपीलेट ट्रिब्यूनल को स्ट्रेंथन करने के लिए एफर्ट कर रही है, और जो WTO का ट्रिप्स एग्रीमेंट है उसके प्रति भी इंडिया कमिटेड है, जिसकी वजह से ग्लोबली इंडिया का जो परसेप्शन है ना वो लगातार इम्प्रूव हो रहा है। हमारी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, सोशल और कल्चरल वेलबींग के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ के पोटेंशियल को रियलाइज करने की ज़रूरत है, जो कि संभव है एक एफिशिएंट इक्विटेबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सिस्टम के द्वारा। इस वीडियो के PDF आप नीचे दिए हुए टेलीग्राम के लिंक पर प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमारा ये इनिशिएटिव आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये इन्फॉर्मेशन शेयर करें, सो दैट मैक्सिमम लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। जय हिंद, जय भारत। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने नोट्स के साथ में। थैंक यू।